हे ऊपर वाले, इतना मेहनत करता हूं फिर भी घर में रोटी के 2 टुकड़े मुश्किल से जुटते हैं। ये कर्ज कब उतरेगा? बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई। पास से उसका पड़ोसी किसान श्याम गुजरता है। रामू, सुना तूने? लोग कहते हैं हमारे जंगल के उस पार एक रहस्यमयी सुनहरी चिड़िया रहती है। जिसने उसे देखा उसकी किस्मत बदल गई। सुनहरी चिड़िया? अरे भाई, ए भाई ये सब अफवाहें हैं। अगर सच होती तो हम गरीब कब के अमीर हो जाते। लेकिन मैंने अपने चाचा से सुना है कि रात में उस चिड़िया की परछाई गांव पर मंडराती है और जिसने उसका पीछा किया वो कभी लौटा नहीं। रामू गहरी सोच में पड़ जाता है। रामू थका हुआ घर लौटता है। गौरी चूल्हे के पास बैठी है, बच्चों के लिए खाना बना रही है। रामू, आज फिर बच्चों को आधा पेट ही खाना मिलेगा। मैं कब तक इन्हें भूखा सुलाऊंगी? गौरी, मेरी मेहनत मिट्टी में मिल रही है। खेतों में जो बोता हूं पता नहीं कहां गायब हो जाता है। क्या यही हमारी किस्मत है? काश भगवान हमारी सुन लें। रामू उसके आंसू पोंछते हुए गहरी सोच में पड़ जाता है। राजमहल का भव्य दरबार। राजा वीरेंद्र गद्दी पर बैठे हैं, चेहरा दयालु और आंखों में चिंता। उनके पास खड़ा मंत्री राकेश चालाकी से सब पर नजर रख रहा है। मंत्री राकेश, मुझे खबर मिली है कि गांवों में लोग परेशान हैं। फसल खराब हो रही है, अनाज की कमी है। महाराज, ये सब किसानों की आलस का नतीजा है। ये लोग मेहनत नहीं करना चाहते और शिकायतें करते रहते हैं। नहीं राकेश, मैं अपनी प्रजा को जानता हूं। अगर परेशानी है तो हमें कारण पता करना होगा। उसी समय दरबार में अफवाहों की चर्चा होती है। सुनहरी चिड़िया का नाम बार बार सुनाई देता है। सुनहरी चिड़िया? ये कैसा रहस्य है? महाराज, ये सब बेकार की बातें हैं। किसी ने कभी उस चिड़िया को देखा तक नहीं। लेकिन राजा को संदेह होता है। रात का समय, गांव पर चांदनी छाई है। अचानक आकाश में एक सुनहरी चमक लहराती है। लोग घबराकर घरों से बाहर निकलते हैं। देखो, वो उड़ रही है। सबकी नजर ऊपर जाती है। आसमान में एक अजीब सी सुनहरी परछाई मंडरा रही है, जैसे किसी विशाल पंखों वाली चिड़िया की आकृति। उसकी चमक से पूरा गांव रोशन हो जाता है। ओ तेरी, ये तो सच है। श्याम ने ठीक कहा था। अगर इस रहस्य का हल निकला तो शायद हमारे गांव की किस्मत बदल सकती है। लेकिन ये राज खुलवाएगा कौन? रात को आसमान में सुनहरी परछाई दिखाई देती है। गांव वाले अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। वो फिर आ गई। दरवाजे बंद कर लो, वरना सबको खा जाएगी। डर मत करो, ये डर ही हमें बर्बाद कर रहा है। अगर मिलकर सामना करें तो रहस्य सुलझेगा। गांव वाले चुपचाप खिड़कियों से झांकते रहते हैं। कोई बाहर नहीं आता। चारों तरफ अंधेरा है। केवल पेड़ पर बैठी चिड़िया से अजीब सी सुनहरी रोशनी निकल रही है। हवा में सरसराहट है। गांव वाले सहमे हुए खड़े हैं। अरे, ये कैसी चिड़िया है? इसकी आंखें देखो,
ऐसे चमक रही हैं जैसे कोई हमें घूर रहा हो। हाँ, और इसके पंखों से निकल रही ये रोशनी नहीं लगती जैसे कोई आग हमें घेर रही हो। मैंने कभी ऐसी चिड़िया नहीं देखी। कहीं ये किसी अपशकुन की निशानी तो नहीं? चुप रहो। देखो, ये हमें सुन रही है। देखो, इसके पंख और चमक रहे हैं। ये साधारण नहीं है, इसको कोई शक्ति बांध कर लाई है। ये देखने में सुनहरी तो नहीं, लेकिन लोग इसको सुनहरी चिड़िया क्यों कहते हैं? शायद इसकी रोशनी सोने जैसी है। यही वजह है कि लोग इसे सुनहरी चिड़िया कहते हैं। चिड़िया अचानक अपने पंख फैला देती है। पूरी चौपाल पर डरावनी सुनहरी चमक फैल जाती है। गांव वाले चुपचाप एक दूसरे को घूरने लगते हैं। माहौल भारी और रहस्यमयी हो जाता है। सुबह गांव के चौपाल पर लोग बैठे हैं। सब परेशान और गुस्से में हैं। रामू, तेरे खेत का हाल भी हमारे जैसा ही है। ये रहस्यमयी चिड़िया सब कुछ खा जाती है। ये चिड़िया नहीं, कोई अभिशाप है। अगर जल्दी उपाय नहीं किया गया तो गांव उजड़ जाएगा। अगर हमें जीना है तो डर छोड़कर सच का सामना करना होगा। मैं राजा के पास जाऊंगा और सब बताऊंगा। गांव वाले उसकी तरफ उम्मीद से देखते हैं। अगले दिन रामू साहस जुटाकर दरबार पहुंचता है। पहरेदार उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह जिद कर लेता है। महाराज, मैं गरीब किसान हूं, लेकिन मैंने कल रात अपने गांव में सुनहरी चिड़िया देखी। ये कोई सामान्य बात नहीं है। झूठ, ये सब किसानों की चाल है। राजा का समय बर्बाद मत कर। राकेश, हर आवाज सुनना जरूरी है। महाराज, जब तक उस चिड़िया का रहस्य नहीं खुलेगा, हमारी परेशानियां खत्म नहीं होंगी। शायद वो हमें इशारा कर रही है। रामू, आज रात मैं खुद तुम्हारे गांव आऊंगा और देखूंगा ये सच है या भ्रम। अगर राजा ने ये रहस्य पा लिया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। मुझे पहले ही कोई चाल चलनी होगी। राजा, मंत्री और रामू गांव पहुंचते हैं। आसमान में फिर वही सुनहरी परछाई मंडराती है। सब लोग डर से छुप जाते हैं। अरे वाह, ये तो सच है। कितनी अद्भुत चमक। महाराज, यही वो चिड़िया है। देखिए, ये हमेशा जंगल की तरफ उड़ती है। तो मतलब रहस्य उस जंगल में छुपा है और रहस्य हमेशा ताकत देता है। ये ताकत मेरे पास आनी चाहिए, राजा के पास नहीं। सुबह को रामू जाने की तैयारी करता है। उसकी पत्नी पीछे से रोक लेती है। रामू, मत जा। वहां मौत भी हो सकती है। हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। गौरी, अगर मैं नहीं गया तो ये बच्चे भूख से मर जाएंगे। आज डर कर बैठा रहा तो आने वाली पीढ़ियां भी रोएंगी। जाओ, लेकिन लौट कर आना। राजा और रामू जंगल की ओर बढ़ते हैं। पेड़ों की सरसराहट, डरावनी आवाजें। अचानक एक पुरानी गुफा का द्वार दिखाई देता है। गुफा पर अजीब चिन्ह बने हैं। यही जगह है।
जहां से इस रहस्य की शुरुआत होगी। गुफा के भीतर से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही है। रात गहरी हो चुकी है। गुफा के बाहर खड़े हैं राजा, किसान रामू और मंत्री राकेश। गुफा से हल्की सुनहरी रोशनी छनकर बाहर आ रही है। चारों तरफ सन्नाटा और झींगुरों की आवाजें। महाराज, देखिए, इस गुफा से वही रोशनी निकल रही है। जरूर इसी के भीतर है वो रहस्य। हाँ रामू, लेकिन सावधान रहना। हर रहस्य की कीमत भी होती है। राजा को डराने दो, लेकिन अंदर जो मिलेगा वो सिर्फ मेरा होगा। तीनों मशाल जलाकर अंदर बढ़ते हैं। गुफा में नमी टपकते पानी की आवाज और जंगली चमगादड़ उड़ते हुए निकल जाते हैं। दीवारों पर प्राचीन चित्र और कुछ अजीब निशान बने हैं। महाराज देखिए, ये तो किसी ने जानबूझकर बनाया है। शायद कोई पुरानी जाति यहां रहती थी। ये साधारण गुफा नहीं है। लगता है इसे किसी ने रहस्य छुपाने के लिए इस्तेमाल किया है, या फिर किसानों को डराने के लिए कोई चाल, ताकि कोई इधर ना आए। गुफा के अंदर जाते ही एक जगह जमीन पर टूटे हुए पंख मिलते हैं, सुनहरे रंग से चमकते हुए। महाराज, ये देखिए, ये तो उसी चिड़िया के पंख जैसे हैं। तो इसका मतलब सुनहरी चिड़िया सचमुच यही है। गुफा के और अंदर से अजीब सी आवाज आती है, जैसे लोहे की जंजीरें घिसट रही हों। तीनों एक दूसरे को देखते हैं। ये कैसी आवाज थी? यहां कोई और भी है? सावधान रहना। अचानक एक छुपा हुआ रास्ता दिखता है। महाराज, लगता है यही असली रास्ता है। चलिए अंदर देखते हैं। लेकिन ये जगह बहुत पुरानी लग रही है। कहीं ये जाल ना हो। अगर डर गए तो सच कभी सामने नहीं आएगा। चलो। दरवाजा धकेलकर खोलते हैं। अंदर एक विशाल कक्ष है। दीवारों पर लोहे के पिंजरे टंगे हैं। उनमें से कुछ खाली हैं और कुछ में टूटे पंख पड़े हैं। बीच में एक बड़ा लकड़ी का तख्त है, जिस पर सुनहरे परों का ढेर रखा है। इतने सारे सुनहरे पंख? तो ये चिड़िया कोई साधारण नहीं, इसे कैद करके रखा गया था। मतलब ये किसी इंसान का काम है। किसी ने जानबूझकर इसे छुपाया है। लेकिन क्यों? महाराज, वो देखो। गुफा के भीतर मूर्ति के सामने सुनहरी चिड़िया मंडरा रही है। उसकी चमक बढ़ती है और आवाज गूंजती है। मैं इस पत्थर में कैद परी हूँ। सदियों से श्राप झेल रही हूँ। मुझे आजाद करवाओ। गुफा के भीतर अंधेरा और सन्नाटा। दीवारों से पानी टपक रहा है। परी पत्थर की मूर्ति में कैद है। राजा, मंत्री और रामू सामने खड़े हैं। जैसे ही तीनों पास जाते हैं, अंधेरे में खड़खड़ाहट होती है। एक बूढ़ी बाहर आती है। उसकी आंखों में नफरत जल रही है। रुको, आगे मत बढ़ो। ये परी निर्दोष नहीं है। इसने पाप किए हैं, बहुत पाप। भूखे से मुंह मोड़ा, दुखी को ठुकराया, अपनी ताकत पर घमंड किया। ऐसी आत्मा को मैं कभी मुक्त नहीं होने दूंगी। ओ दुष्टा, तेरी बातें झूठ है। परी कैद में है। इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब और पीड़ा मत दे इसे। राजा,
ये आंसू सहानुभूति के लिए नहीं है। श्राप टूटना आसान नहीं। अगर सच में इसे आजाद करना चाहते हो तो एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम तीनों में से किसी एक को अपनी जान की आहुति देनी होगी। हाँ, जब तक खून नहीं गिरेगा श्राप नहीं टूटेगा। गुफा में सन्नाटा छा जाता है। राजा तलवार कसकर पकड़ लेता है। रामू का चेहरा पीला पड़ जाता है और मंत्री की आंखों में अजीब चमक आ जाती है। अगर किसी की जान जाएगी तो पहले मेरी। मैं राज्य का रक्षक हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। नहीं महाराज, आपकी जान अमूल्य है। मैं तो गरीब किसान हूं, मेरी मौत से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके बिना राज्य अंधकार में डूब जाएगा। मुझे आहुति देनी होगी। चुप रहो रामू, तुम्हारे जैसे सच्चे प्रजा की जरूरत राज्य को है। तुम्हारी मेहनत से खेत हरे भरे होते हैं। मैं राजा हूं, मुझे ही बलिदान देना चाहिए। महाराज, मेरी गौरी, मेरे बच्चे भूख से मरेंगे, पर फिर भी मेरा त्याग सही होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी से हजारों की जिंदगी जुड़ी है। इतने में मंत्री आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान है। वह राजा की बांह पकड़कर जोर से खींचता है और बूढ़ी औरत के सामने पटक देता है। ले जा इसको, यही आहुति देगा। यही राजा है, यही श्राप तोड़ेगा। और फिर राज्य मेरे हाथों में होगा। धोखेबाज, तूने तो हमेशा छल किया। महाराज तेरे भरोसे थे और तूने यही किया। हाँ, यही सच है। मैं बरसों से इस पल का इंतजार कर रहा था। राजा गया तो मैं गद्दी संभालूंगा। किसान, तू मेरी क्या बिगाड़ लेगा? मंत्री, तू मुझे मार भी दे, पर याद रख, विश्वासघात करने वाला कभी राज नहीं कर पाता। तू सोचता है बलिदान से तुझे राज मिलेगा। बलिदान लोभ से नहीं होता मंत्री, बलिदान त्याग से होता है। कितनी बहस करोगे? आहुति चाहिए बस। कौन देगा? समय कम है। महाराज, मुझे जाने दो। मेरी मौत से ही ये श्राप टूटेगा। वह अपना सीना आगे कर देता है। बूढ़ी औरत की आंखें चमक उठती हैं। तभी राजा उसे रोक लेता है। नहीं रामू, तेरा बलिदान मैं स्वीकार नहीं करूंगा। राजा का धर्म है अपने प्रजा की रक्षा करना। अगर खून बहना ही है तो मेरा बहेगा। मंत्री अचानक तलवार खींचकर राजा पर झपटता है। हाँ, मर राजा मर, और मैं बनूंगा नया शासक। गद्दार, तू प्रजा की नजरों में पहले ही मर चुका है। अचानक मंत्री का पैर फिसल जाता है। वह सीधे गुफा के बीच बने गहरे गड्ढे के पास गिरता है। उसके हाथ से तलवार छूट जाती है। नहीं, मैं राजा बनूंगा। लेकिन उसका शरीर गड्ढे में जा गिरता है। एक तेज चीख गूंजती है और फिर सन्नाटा। बूढ़ी औरत स्तब्ध रह जाती है। परी की मूर्ति से हल्की रोशनी निकलती है। धीरे धीरे पत्थर टूटने लगता है। परी मुक्त हो जाती है।
उसके चेहरे पर राहत की चमक है। रामू, महाराज, तुम्हारा सच्चा बलिदान दिल से था, ना कि लोभ से। मंत्री की मौत ने श्राप की जकड़न तोड़ी। अब मैं स्वतंत्र हूं। गुफा में रोशनी बढ़ जाती है। बूढ़ी औरत चीखती है और धुएं की तरह गायब हो जाती है। गुफा की दीवारें खुल जाती हैं। बाहर की दुनिया रोशनी से भर जाती है। रामू और राजा थके हुए कदमों से बाहर निकलते हैं। परी आकाश में उड़ जाती है